नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के भारतेंदु योगीन साहित्य की चर्चा करेंगे। इसकी समय सीमा मानी जाती है 1850 से 1900। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ से कई प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसे जानना आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी गई है। तो आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1850 से आज तक। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। 1850 से आज तक इसकी समय सीमा मानी गई है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम सागर के रचनाकार का नाम क्या है। तो प्रेम सागर के रचनाकार का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, लल्लू लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार का नाम क्या है। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद निरंजनी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। राम प्रसाद निरंजनी जो है ये भाषा योग वशिष्ठ के लेखक माने जाते हैं। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा। तो सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। तो सत्यार्थ प्रकाश को दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में लिखा। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है, उसका नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, परीक्षा गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग्यवती नामक उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो भाग्यवती नामक उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धा राम फिल्लोरी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। श्रद्धा राम फिल्लोरी जो है ये भाग्यवती नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि भाग्यवती जो है ये किस प्रकार के साहित्यिक कृति या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है। तो ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकला था। तो प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकला था, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आगरा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र प्रकाशित हुआ था। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले विद्वान का नाम क्या है। तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले विद्वान का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नवीन चंद्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, नवीन चंद्र। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम माना जाता है। तो सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
राजा शिव प्रसाद। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, राजा शिव प्रसाद जो है इनका उपनाम माना जाता है सितारे हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना मानी जाती है? तो नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सदल मिश्र। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान के लेखक माने जाते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयभान चरित के लेखक का नाम क्या है? तो उदयभान चरित के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंशा अल्लाह खां। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, इंशा अल्लाह खां जो हैं ये उदयभान चरित के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राम विलास शर्मा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डॉक्टर राम विलास शर्मा ने ये पंक्ति कही है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंडित रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ से दरबारीपन से निकलकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। तो भारतेंदु के बारे में ये विचार किस आलोचक का माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ से दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। तो भारतेंदु के बारे में ये विचार किस आलोचक का माना जाता है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में ये कथन कहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है? तो भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य के रूप में स्वीकार किया है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है? तो भारतेंदु युग
की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1850 से 1900। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। 1850 से 1900 भारतेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1800। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है। 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका समय कब माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1833 1833। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आगरा में। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उदंत मार्तंड। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना गया है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पंडित जुगल किशोर। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पंडित जुगल किशोर को उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक के रूप में माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित कराया? तो वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित करवाया, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन रॉय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद कराया। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से निकला? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से निकला या कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कलकत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला? तो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1826। तो उदंत मार्तंड जो है ये कलकत्ता शहर से 1826 को प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन से लेखक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे? तो इनमें से कौन से लेखक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक माने जाते थे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का अनुवाद किसने किया था? तो गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का अनुवाद किसने किया था, उनका नाम क्या है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीधर पाठक। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। श्रीधर पाठक जो हैं ये हर्मिट और डेजर्टेड विलेज के अनुवादक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि हर्मिट और डेजर्टेड विलेज के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक हैं गोल्डस्मिथ। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यमलोक की यात्रा निबंध इनमें से किसका माना जाता है? तो यमलोक की यात्रा निबंध इनमें से किसका माना जाता है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राधा चरण गोस्वामी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। राधा चरण गोस्वामी जो हैं ये यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक हैं, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि यमलोक की यात्रा जो है ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है, तो ये जो है निबंध के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग की विचार सभा निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो स्वर्ग की विचार सभा निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये स्वर्ग की विचार सभा के लेखक हैं और ये जो है निबंध विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तप्ता सवर्ण नाटक के नाटककार का नाम क्या है? तो तप्ता सवर्ण नाटक के नाटककार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीनिवास दास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और एडिसन कहा है? तो किस आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और एडिसन कहा है? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या कितनी मानी जाती है? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 17। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं, 17। चलिए आगे बढ़ते हैं। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण दास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। राधा कृष्ण दास जो है ये निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि निस्सहाय हिंदू किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर कुसुम किसकी रचना मानी जाती है? तो कश्मीर कुसुम किसकी रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं ये कश्मीर कुसुम के लेखक हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन रसा उपनाम से उर्दू में कविता करते थे? तो इनमें से कौन रसा उपनाम से उर्दू में कविता करते थे, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो रसा उपनाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में कविता करते थे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी नई चाल में ढली, इसके पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी नई चाल में ढली, ये किसने कहा है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? तो जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि जुआरी खुआरी किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत आती है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। बालकृष्ण भट्ट जो हैं ये हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन माने जाते थे? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सन 1850। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। सन 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कौन सा माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सन 1850। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सन 1850 को आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष माना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग का पुनः जागरण काल किसे के द्वारा माना गया है? तो भारतेंदु युग का पुनः जागरण काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वुड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो वुड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इसकी समय क्या मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सन 1854।
तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो सन 1854 को वुड घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान किसका माना जाता है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन रॉय। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समाचार सुधा वर्षण। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। समाचार सुधा वर्षण जो है ये हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र माना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वायसरॉय ने 1799 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी? तो किस वायसरॉय ने 1799 ईस्वी को प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेजली। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो लॉर्ड वेलेजली ने 1799 को प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन रॉय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की थी? तो इसकी समय क्या मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सन 1867। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने सन 1867 में की थी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना किस वर्ष मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सन 1919, 1919। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? तो स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका माना जाता है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विष्णु नारायण भातखंडे। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। विष्णु नारायण भातखंडे जो हैं ये स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा? ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है। तो नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला साहित्य। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बांग्ला साहित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, रवि वर्मा का नाम किस क्षेत्र
से जुड़ा हुआ था। तो रवि वर्मा का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर मर गया घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान ने की थी? यह प्रश्न आपका टीजीटी में कई बार पूछा गया है। तो ईश्वर मर गया घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान ने की थी, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निश्ते। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे सही है। तो नित्शे ने यह घोषणा की थी कि ईश्वर मर गया। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1868। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो 1868 को कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाचार सुधा वर्षण कहां से प्रकाशित हुआ था? तो समाचार सुधा वर्षण कहां से प्रकाशित हुआ था? तो इसका प्रकाशन स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। तो कलकत्ता शहर से समाचार सुधा वर्षण प्रकाशित हुआ था। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड किस प्रकार का पत्र माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड किस प्रकार का पत्र माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक पत्र। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है। तो उदंत मार्तंड जो है ये एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा उत्तम भरत देश किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो हमारा उत्तम भरत देश किसकी पंक्ति मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राधा चरण गोस्वामी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो राधा चरण गोस्वामी जो है ये हमारा उत्तम भरत देश पंक्ति के लेखक माने जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्य भूमि भारत सब रतनी की उपजावनी किसकी पंक्ति मानी जाती है? यह पंक्ति नेट में कई बार पूछा गया है। तो धन्य भूमि भारत सब रतनी की उपजावनी पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेमघन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो धन्य भूमि भारत सब रतनी की उपजावनी पंक्ति के लेखक हैं प्रेमघन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनी विजय वैजंती किसकी रचना मानी जाती है? तो विजयनी विजय वैजंती किसकी रचना मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध ये रचना है, नेट में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मिलान में कई बार पूछा गया है और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर में भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत बारहमासा किसकी रचना मानी जाती है? तो भारत बारहमासा किसकी रचना मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्ण दास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है।
तो भारत बारहमासा जो है ये राधा कृष्ण दास की रचना मानी जाती है, भारत बारहमासा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन की लहर किसकी काव्य रचना मानी जाती है? तो मन की लहर किसकी काव्य रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्दिक हर्षादर्श काव्य रचना के लेखक का नाम क्या है? तो हार्दिक हर्षादर्श काव्य रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, प्रेमघन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने अपने किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? तो भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रबोधिनी। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की, किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की, तो ये प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, किसकी पंक्ति मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में ये पंक्ति कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी मानी जाती है? तो अलौकिक लीला आख्यान कविता के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो प्रेमघन जो हैं ये अलौकिक लीला आख्यान कविता के लेखक माने जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं, प्रेमघन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। श्री ललित रामायण किसकी रचना मानी जाती है? तो श्री ललित रामायण किसकी रचना मानी जाती है या किसकी ये ग्रंथ मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरिनाथ पाठक। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, हरिनाथ पाठक जो हैं ये श्री ललित रामायण के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मयंक महिमा कविता के रचनाकार का नाम क्या है? तो मयंक महिमा कविता के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेमघन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि मयंक महिमा किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कविता के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य के लेखक का नाम क्या है? तो जीर्ण जनपद
प्रबंध काव्य के रचनाकार का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए प्रेमघन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? तो आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? उस विद्वान का नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का इतिहास प्रसिद्ध शिकागो में व्याख्यान किस वर्ष हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद जी का इतिहास प्रसिद्ध शिकागो में व्याख्यान किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1893। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किस आलोचक ने माना है? तो राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किस आलोचक ने माना है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कॉलेज के माध्यम से प्रथम बार युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हुआ? तो फिर से पढ़ते हैं। किस कॉलेज के माध्यम से प्रथम बार या पहली बार युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हुआ था? तो उस कॉलेज का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हिंदू कॉलेज। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघनाद वध किसकी रचना मानी जाती है? तो मेघनाद वध किसकी रचना मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी माइकल मधुसूदन दत्त। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। माइकल मधुसूदन दत्त जो है ये मेघनाद वध रचना के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने किस संस्था की स्थापना की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस संस्थान की स्थापना की है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी तदीय समाज। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो तदीय समाज के जो संस्थापक माने जाते हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। कवि वचन सुधा पत्र के संबंध में उक्त पंक्तियां किस आलोचक ने कही है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। तो उस आलोचक का नाम क्या है जिसने कवि वचन सुधा के संबंध में ये पंक्तियां कही है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राम विलास शर्मा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक निम्न में से कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम नाटक इनमें से कौन सा माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आनंद रघुनंदन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। आनंद रघुनंदन जो है ये हिंदी का प्रथम
नाटक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहुष नाटक के नाटककार का नाम क्या है? तो नहुष नाटक के नाटककार का नाम क्या है? तो इसका नाटककार का नाम है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल चंद्र गिरिधर दास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। गोपाल चंद्र गिरिधर दास जो है ये नहुष नाटक के लेखक हैं और ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता माने जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि नहुष किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है नाटक के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद रघुनंदन के लेखक का नाम क्या है? तो आनंद रघुनंदन के रचयिता का नाम क्या है या लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ सिंह। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारतेंदु मंडल में नहीं है? तो इनमें से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राधा कृष्ण शर्मा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। राधा कृष्ण शर्मा जो है ये भारतेंदु मंडल के कवि नहीं माने जाते। बाकी लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र और राधा चरण गोस्वामी ये जो है ये भारतेंदु मंडल के अत्यंत ही प्रसिद्ध कवि या लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु के समय साहित्य का केंद्र क्या था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय साहित्य का केंद्र क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काशी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो ब्राह्मण पत्र या पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इसके संपादक का नाम है ऑप्शन नंबर सी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से निकलती थी? इसका प्रकाशन स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे सही है। कलि कौतुक रूपक नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? तो कलि कौतुक रूपक नाटक के लेखक का नाम क्या है या रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिराज की सभा नाटक किसका माना जाता है? तो कलिराज की सभा नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बालकृष्ण भट्ट जो है ये कलिराज की सभा नाटक के लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि ये जो है किस प्रकार के साहित्यिक कृति के अंतर्गत आती है? तो ये जो है नाटक के अंतर्गत आती है। प्रयाग रामागमन नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो प्रयाग रामागमन नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, प्रेमघन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये भी जो है नाटक विधा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्या सुंदर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। विद्या सुंदर को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रथम अनुदित नाटक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाद में क्या नाम रखा था? तो फिर से पढ़ते हैं।
हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाद में क्या नाम रखा था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत शाकुंतल नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? तो संगीत शाकुंतल नाटक के रचनाकार का नाम क्या है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं ऑप्शन नंबर डी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इनमें से कौन भारतेंदु मंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से कौन भारतेंदु मंडल के अंतर्गत नहीं आता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुधाकर द्विवेदी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। सदादर्श पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो सदादर्श पत्र के संपादक का नाम क्या है? तो इसके संपादक माने जाते हैं ऑप्शन नंबर डी, लाला श्रीनिवास दास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो सदादर्श पत्र के संपादक माने जाते हैं लाला श्रीनिवास दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास माना जाता है? तो नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल कृष्ण भट्ट। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, सच्ची समालोचना किसकी रचना मानी जाती है? तो सच्ची समालोचना किसकी रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाल कृष्ण भट्ट। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव धर्मसार किसकी रचना मानी जाती है? तो मानव धर्मसार किसकी रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रजा हितैषी के संपादक का नाम क्या है? तो प्रजा हितैषी के संपादक का नाम क्या है? तो इसके संपादक माने जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, राजा लक्ष्मण सिंह। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कालचक्र नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो कालचक्र नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। प्रेम जोगिनी रूपक का कौन सा रूप माना जाता है? तो प्रेम जोगिनी रूपक का कौन सा रूप है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाटिका। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु के निम्न नाटकों में से कौन सा मौलिक नाटक माना जाता है? तो भारतेंदु के निम्न नाटकों में से कौन सा मौलिक नाटक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेम जोगिनी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पुण्य प्रकाश चंद्र प्रभा किसका उपन्यास माना जाता है? तो पुण्य प्रकाश चंद्र प्रभा किसका उपन्यास माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास तिमिरनाशक के रचनाकार का नाम क्या है? तो इतिहास तिमिरनाशक
के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। दमयंती स्वयंवर किसका नाटक माना जाता है? तो दमयंती स्वयंवर किसका नाटक माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ प्रश्न ये भी आ सकता है कि दमयंती स्वयंवर ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है नाटक के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज जो है हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारतेंदु योगिन हिंदी साहित्य के जो विभिन्न प्रकार के विद्वान लेखक और कवि थे उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की आज हमने चर्चा की। आगे भी हम उनके प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे, परंतु आज हमारा क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।